देखो हाँ तो नमस्कार। देखिए क्या है आज दर्पण की पहचान। आज दर्पण की पहचान हम लोग पढ़ेंगे और दर्पण की पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है और कौन सा समतल दर्पण है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आता है हम लोगों को क्वेश्चन कि बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श मतलब बिना छुए, स्पर्श का मतलब छूना, यानी बिना छुए किसी, बिना स्पर्श किए, बिना छुए समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। क्वेश्चन है कि बिना छुए, बिना स्पर्श किए समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। तो इसका आंसर है, उत्तर में है बहुत आसान कि समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण के सामने बारी बारी से वस्तुओं को लाया जाता है। यानी हम अपने सामने 3 दर्पण को रखेंगे, समतल, अवतल और उत्तल। तीनों के सामने बारी बारी से वस्तुओं को लाएंगे। वस्तुएं मतलब जैसे मार्कर, ये मेरा वस्तु है, सामने देखेंगे, ले जा करके आईना के सामने देखेंगे, छूना तो है नहीं, ले जाकर देखेंगे अच्छा इसमें क्या हो रहा है। फिर अवतल के सामने फिर ले जाएंगे, तीनों सामने ले जाएंगे बारी बारी से। तो पहला कंडीशन क्या है कि यदि प्रतिबिंब का आकार, यानी जैसे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, यानी जितना को मेरा मार्कर है उतना ही को अगर आईना में भी दिख रहा है सेम, तो समझ जाएंगे वो समतल दर्पण है, तो वह समतल दर्पण कहलाता है। यानी पहला नंबर में यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो वह समतल दर्पण कहलाता है। और दूसरा है कि यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा हो तो वह अवतल दर्पण कहलाएगा। यानी हम देखेंगे कि मेरा मार्कर इतना ही है और दर्पण में बड़ा दिख रहा है, इससे बड़ा दिख रहा है, तो समझ जाएंगे कि वो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और लास्ट में आप समझ ही गए होंगे कि यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा हो, यानी मेरा मार्कर इतना है और दर्पण में दिख रहा है इससे छोटा, हल्का भी छोटा दिखे, तो हम समझ जाएंगे कि वह अवतल दर्पण है। यह आराम से समझ में आ गया होगा, बिना छुए। अब क्वेश्चन आएगा कि बिना देखे, छुए, बिना छुए ही तो हो गया कि छुएंगे नहीं। अब बिना देखे कैसे पता करेंगे कि अवतल है कि समतल है कि उत्तल है। यानी आँख पे आपको पट्टी लगा दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा और 3 दर्पण आपके सामने दे दिया जाएगा, आपके हाथ में दे दिया जाएगा। और हाथ में देने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि कौन सा दर्पण है। तो आँख पे पट्टी लग गई अगला क्वेश्चन में, तो उसमें ईजी हो जाएगा क्या कि हम छू के देखेंगे। यदि परावर्तक सतह समतल दिखाई दिया तो समझ जाएंगे कि वो समतल दर्पण है। मतलब सिर्फ दिखाई देगा कहाँ, अनुभव होगा। छू के देखेंगे ऐसे, अच्छा पूरा प्लेन है तो समतल दर्पण। और देखेंगे कि यदि ऊंचा प्रतीत हो रहा है, परावर्तक सतह उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, अनुभव हो रहा है, जैसे लगेगा कि वो बीच में ऊंचा टाइप के है, तो अवतल। बीच में ऊंचा, उत्तल। अब गड्ढा में दिखेगा कि वो बीच में गड्ढा है, प्रतीत होगा कि गड्ढा है, तो अवतल दर्पण। उसका हम समझा देते हैं, उसको भी लिख देते हैं। फिलहाल इसको नोट कीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखेंगे क्या है दूसरा क्वेश्चन पे, मतलब अगला क्वेश्चन पे है कि स्पर्श करके, यानी आंख बंद करके सिर्फ छूना है आपको समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। बहुत इजी है। तो सबसे पहले उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण को बारी बारी से स्पर्श किया जाता है, यानी छुआ जाता है ना। तो ए में है कि यदि परावर्तक सतह समतल अनुभव होता है, मतलब चिकना प्लेन, तो वह समतल दर्पण कहलाता है। और बी में यदि
परावर्तक सतह धंसा हुआ अनुभव होता है, अनुभव या प्रतीत होता है, तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। यदि परावर्तक सतह उठा हुआ अनुभव होता है तो वह अनुभव या प्रतीत होता है तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। एकदम इजी वे में समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे है एक और बचा हुआ कि परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? परवलयिक दर्पण, इसको नोट कीजिए। और अगला टॉपिक परवलयिक दर्पण में हम लोग आते हैं, इसको नोट कीजिए, बहुत हल्का है। देखो अब क्या कहता है कि परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण क्या है? परवलयिक मिरर कि जब अवतल दर्पण अधिक वक्र हो, मतलब अधिक ज्यादा टेढ़ा हो, जैसे देखिए आप फिगर बनाए बहुत टेढ़ा है, अधिक वक्र हो, तो प्रधान अक्ष के समानांतर सभी आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, अच्छा तो प्रधान अक्ष के समानांतर सभी आपतित किरणें, देखिए ये प्रधान अक्ष के समानांतर हम एक आपतित किरण ले लेते हैं, एक क्या कितना हो ले लीजिए, कोई दिक्कत है। प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें मुख्य फोकस पर जाके जब दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाके जमा हो जाएगा? मुख्य फोकस पर जमा होती है। देखिए दर्पण से परावर्तन के बाद ये आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर गया, जितना भी किरण प्रधान अक्ष के समानांतर रहेगा। तो कहिएगा सर कि अवतल दर्पण में भी तो यही हो रहा था। हाँ, अवतल दर्पण में भी यही हो रहा था, लेकिन ये अधिक वक्र है। अधिक वक्र होने के बावजूद भी प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें सारा मुख्य फोकस पर ही जमा होता है, तो समझेंगे कि ये परवलयिक दर्पण है और इसका उपयोग मोटर कार की हेडलाइट में किया जाता है। देखिए नीचे से भी ले सकते हैं। प्रधान अक्ष के समानांतर जितने भी आपतित किरणें होंगे परावर्तन के बाद, ओ लाइन कट गया ना, अच्छा ठीक, हाँ तो क्या कह रहे थे कि प्रधान अक्ष के समानांतर जितने भी आपतित किरणें होंगी, सबको पहले आपतित किरणें बना देते हैं, है ना, समानांतर होना चाहिए। समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर ही जमा हो जाती है, उसे ही हम परवलयिक दर्पण कहते हैं। उसे ही हम क्या कह देते हैं? परवलयिक दर्पण। जैसे अब सारा दर्पण से परावर्तन के बाद सारा मुख्य फोकस पर ही आके जमा होगा, कि ये भी किरण मुख्य फोकस पर आके जमा होगा, ये भी मुख्य फोकस पर आके जमा होगा। अधिक वक्र होने के बावजूद भी ये भी आकर के मुख्य फोकस पर ही जमा होगा। हाँ, देखिए, और यहाँ से भी देख सकते हैं, इसको भी, ये भी सब कहाँ जाएगा? सब जाएगा मुख्य फोकस पर ही जाके जमा होगा। देखिए इसी को कहते हैं परवलयिक मिरर। ये आपतित तो ये परावर्तित, ये आपतित किरण तो ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण तो ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण तो ये परावर्तित किरण, सब मुख्य फोकस पर जमा हो रहा है।
ये आपतित प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर, ये भी आपतित किरण, तो ये भी मुख्य फोकस पर जाके जमा हुआ। ये भी आपतित किरण दर्पण पे गया तो मुख्य फोकस पर जाके जमा हुआ। ये भी गया मुख्य फोकस पर जाके जमा हुआ। तो इसी को कहते हैं परवलयिक मिरर, परवलयिक दर्पण। याद हो गया होगा। आप इसको नाम भी दे सकते हैं यहाँ पे, परवलयिक, परवलयिक दर्पण, है ना। तो जब अवतल दर्पण अधिक वक्र हो, वक्र कहने का मतलब अधिक चिपटा हुआ हो, अधिक टेढ़ा हो, तो प्रधान अक्ष के समानांतर सभी आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर ही जमा होता है। पर ही जमा होता है मतलब अवतल दर्पण में भी मुख्य फोकस पर ही जमा होता है, और जब ज़्यादा टेढ़ा रहेगा तो भी मुख्य फोकस पर ही जमा होता है, तो उस दर्पण को परवलयिक दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग मोटर कार के हेडलाइट में किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, किसी को समझ में आ गया होगा। और ये फिगर भी नोट कर सकते हैं आप लोग, ये फिगर नोट कर सकते हैं आप लोग। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसको प्रधान अक्ष, ये जो है प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष, बाकी सभी आपतित किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। अब एक और है, अभी एक दो और है, गोलीय विपतन। अभी बहुत है, न्यूमेरिकल भी कुछ है, न्यूटन सूत्र है, बहुत सारा चीज़ है। तो अब इसको नोट कीजिए। इसके आगे आते हैं हम लोग गोलीय विपथन। क्या है गोलीय विपथन? इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए अब है, अच्छा एक मिनट, देखिए क्या है गोलीय विपथन। गोलीय विपथन में क्या है कि जब अधिक चौड़ाई वाले अवतल दर्पण, अधिक चौड़ाई वाले अवतल दर्पण मतलब ऐसे एकदम टेढ़ा नहीं रहेगा, बहुत कम, गोल नहीं रहेगा, वो एकदम अधिक चौड़ाई ऐसे रहेगा। ठीक, जैसे गोल, पूरा गोल स्फेरिकल होता है, लेकिन ये गोल नहीं, गोल ऐसे होता है, गोल नहीं रह करके ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अधिक चौड़ाई वाले, अधिक चौड़ाई वाले अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हमने बना दिया, इसको अधिक चौड़ा कर दिए हम। इसलिए पहले फिगर बना लेते हैं ताकि समय कम लगे, है ना। यहाँ मान लेते हैं पी बिंदु हाँ पी बिंदु, और इसके बाद ये प्रधान अक्ष, ये ओहो चलिए प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ पे मान लो मुख्य फोकस है इसका, यहाँ पे सी है। अब प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें यहाँ से दे देते हैं। प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से नहीं गुजरती है, मुख्य फोकस से नहीं गुजरती है। जैसे मान लो देखो है, यहाँ से अगर हम ऐसे दें, समानांतर आपतित किरणें, लो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें हैं, ये दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरवे नहीं करेगा। लीजिए मुख्य फोकस से नहीं गुजरेगा, देखो यहीं गुजरेगा, यहीं। ये आपतित किरण, तो ये परावर्तित किरण, देखो मुख्य फोकस पे गया नहीं गया। अब यहाँ एक लाइन और ले लो, यहाँ लिए, चलिए जी यहाँ लिए ऐसे, ये मुख्य फोकस पे पहुंच गया, मान लो, लो ये मुख्य फोकस पे पहुंचा देते हैं इसको। ऐसा दर्पण बन सकता है कि जो मुख्य फोकस पे नहीं पहुंचे, पहुंच भी जाए, है ना। तो ये अवतल दर्पण है, बहुत चौड़ाई वाला है, तो एगो मुख्य फोकस पे पहुंच गया। एगो और ले लीजिए, एगो और प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर नहीं, मुख्य फोकस से आगे गुजर जाएगा। लो ऐसे हो जाएगा, देखिए
तो ये देखिए, तो तीनों तीन जगह है, तीनों मुख्य फोकस पे है नहीं है, तो इसी को हम गोलीय विपथन कहते हैं। नीचे से भी ले सकते हैं। प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, लीजिए भाई, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से नहीं गुजर रही है लो। ये आपतित किरण, तो ये परावर्तित किरण मुख्य फोकस पे नहीं गया, यहीं रह गया। दूसरा देंगे नीचे से भी, तो दूसरा मान लो मुख्य फोकस पे पहुंच जाएगा, लो ये मुख्य फोकस पर चला जाएगा, मुख्य फोकस पे चला गया ये, और तीसरा मुख्य फोकस पे नहीं जाएगा। बहुत सारा ऐसा किरण होगा, हम तीन तीन दिखा दिए, तीन ऊपर से और तीन नीचे से। देखिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं गोलीय विपथन। देखिए यहाँ लिखा हुआ, जब अधिक चौड़ाई वाले अवतल दर्पण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से नहीं गुजरती है, तो फोकसन के इस दोष को गोलीय विपथन कहते हैं। फोकसन के इस दोष को गोलीय विपथन कहते हैं, और गोलीय विपथन उत्तल दर्पण में नहीं होता है। गोलीय विपथन उत्तल दर्पण में नहीं होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना। अब एक चीज और है, अनुबंध फोकस, अनुबद्ध फोकस, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद आएंगे न्यूटन सूत्र, तो इसको नोट कीजिए और आते हैं अनुबद्ध फोकस में। देखो अनुबद्ध फोकस क्या है, कंजुगेट फोकस के प्रधान अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का प्रतिबिंब, तो सबसे पहले तो हमको दर्पण बनाना होगा। अवतल दर्पण बनाए, बढ़िया वाला अवतल दर्पण बनाए हम, न ज़्यादा चौड़ाई है और न अधिक बक चिपटा हुआ है। ये अवतल दर्पण हमने बना लिए। फोटो बनाने में समय लग जाता है, ठीक है। हाँ, ये अवतल दर्पण हो गया। यहाँ बिंदु P, अच्छा C सब देना होगा। चलिए जी, यहाँ मान लेते हैं हम F, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, दूरी में नाप के। हाँ, यहाँ C है नहीं। प्रधान अक्ष, अब क्या बोल रहा है, प्रधान अक्ष पर स्थित किसी वस्तु, किसी बिंदु, लो यहाँ मान ले गो, ऐसे यहाँ प्रति वस्तु देते हैं, लो है नहीं, नहीं लेकिन ज़्यादा दूर हो जाएगा ना। अच्छा, तो इस बिंदु को यहाँ देते हैं F और यहाँ दे देते हैं C। अब ठीक है ना। हाँ, तो C, तो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, प्रधान अक्ष के, हम लोग को पता है प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। चलिए, ये प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरता है, और C से आपतित वक्रता केंद्र से आपतित किरण वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। वक्रता केंद्र से आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। इस पे गया, इसी से लौट जाता है, तो ये प्रतिबिंब यहाँ बनता है न। जहाँ कटता वहाँ प्रतिबिंब, मान लो यहाँ B आई A, तो यहाँ A डैश आई B डैश, होगा कि ना होगा। प्रतिबिंब ऊपर A, तो ऊपर A, यहाँ प्रधान अक्ष पर B, तो प्रधान अक्ष पर ही B नाम दिया ऐसा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि
प्रधान अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का प्रतिबिंब प्रधान अक्ष पर ही बनता हो। तो बताइए, ये वस्तु है ये इतना लंबा, तो इसमें ढेर सारा बिंदु, एक बिंदु यहाँ, 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 एक बिंदु यहाँ। तो यहाँ जो बिंदु है उसी का नाम बी है कि ई बिंदु का नाम है, ई बिंदु का नाम है नहीं, क्योंकि तो प्रधान अक्ष से ऊपर हो जाता है। प्रधान अक्ष पर ही बिंदु होना चाहिए। तो अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो इसमें भी देखिए यहाँ से बहुत सारा प्रतिबिंब बिंदु होगा, यहाँ यहाँ इस तरह से होगा कि ना होगा। तो बिंदु प्रधान अक्ष पर जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब प्रधान अक्ष पर यहाँ वाला बिंदु है, तो इसी को हम बोलेंगे अनुबद्ध फोकस। देखिए वही चीज़ है, प्रधान अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का प्रतिबिंब प्रधान अक्ष पर ही बनता है जो मुख्य फोकस के सिद्ध में होता है। देखिए मुख्य फोकस यहाँ है के सामने है, सिद्ध में है, यहाँ बी डैश है कि ये बिंदु है प्रधान अक्ष पर, ई है तो प्रधान अक्ष से बाहर हो जाता है। प्रधान अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का प्रतिबिंब प्रधान अक्ष पर ही बनता है। तो यहाँ प्रधान अक्ष पर बी बिंदु है, इसका प्रतिबिंब बी डैश बन रहा है, तो इसी का अनुबद्ध फोकस कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि बी का अनुबद्ध फोकस यानी बी का अनुबद्ध फोकस बी डैश है, बी का अनुबद्ध फोकस बी डैश है, बी डैश है ना। अब समझ में आ गया होगा कि इतना इसमें इतना लंबा लाइन में बहुत सारा बिंदु है, लेकिन प्रधान अक्ष पर कौन है, बी। तो इधर प्रतिबिंब जो बना इस पर भी बहुत सारा बिंदु है, लेकिन प्रधान अक्ष पर कौन बना, बी डैश। या आप अपने मर्जी से कुछ नाम दे सकते हैं, सी डी ई एफ, है ना। तो बी का अनुबद्ध फोकस बी डैश है, जो कि फोकस के सिद्ध में, मुख्य फोकस के सिद्ध में है। समझ में आ गया बात, इसी को अनुबद्ध फोकस कहते हैं। अब इसके आगे 2-4 टॉपिक और बचा हुआ है, जैसे में न्यूटन सूत्र बचा हुआ है, अगले क्लास में कर लेंगे हम लोग। न्यूटन सूत्र यानी न्यूटन फॉर्मूला। न्यूटन जो है फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं, उन्हीं के कारण फिजिक्स जो है बहुत बेहतर बन चुका है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने फिजिक्स में योगदान दिया, लेकिन न्यूटन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। न्यूटन जो थे वो मुख्य फोकस को मूल बिंदु माना था, जैसे हम लोग मूल बिंदु पी को मानते हैं। नहीं, न्यूटन बोले नहीं, हम ऐसा नहीं करके हम मुख्य फोकस को मूल बिंदु मानेंगे। किसको मानेंगे, मुख्य फोकस को मूल बिंदु मानेंगे। तो बताइए, वस्तु यहाँ है तो वस्तु की दूरी हम कहाँ से नापते थे, यहाँ से मूल बिंदु तक, पी तक। लेकिन न्यूटन ने ऐसा नहीं किया, वस्तु की दूरी यहाँ से यहीं तक नापा। अब इसको आगे चल करके कल के क्लास में समझेंगे। न्यूटन सूत्र कैसे ज्ञात होगा, फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय भारत। कोई दिक्कत नहीं किसी को, नोट कर लीजिए इसको।